हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके पेपरों का एनालिसिस कर रहे थे हम। उसमें हम कर रहे थे आपके माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस। और माइनर टेस्ट 7 का बहुत आपका 22 जून 2025 को हुआ था। माइनर टेस्ट 7 की बात करें तो माइनर टेस्ट 7 में हमने 151 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज करें हम 51 से आगे वाले क्वेश्चन। यानी आज कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, यानी टेस्ट है आपका, वो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे आपके बाउंड से। तो इसमें देखो, आपका एक तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हम कल भी कर रहे थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक है, यानी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए शिक्षा मनोविज्ञान की, वो आएंगे। इसके साथ कौन सा आएगा आपका, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट भी था इसमें। तो जो वैश्वीकरण का टॉपिक है, वैश्वीकरण का टॉपिक था, उससे क्वेश्चन आएंगे। तीसरे टॉपिक की बात करें हम, तो इसमें 1919 और 1935 के अधिनियम के क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके अधिनियम, क्योंकि आपके ये दो ही टॉपिक है, 1919 और 1935। और यहाँ से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जितना यहाँ से पूछने की संभावना होती है, वो सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कर लिए गए। वैश्वीकरण की फैक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। और शिक्षा मनोविज्ञान से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका पहला चैप्टर है, यानी पहला टॉपिक है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चौथा टॉपिक इसमें आपकी करंट है। करंट का तो आपके रिविजन की क्वेश्चन है आपकी इसके अंदर। तो ये आपके 4 टॉपिक के क्वेश्चन है और आपके अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे शानदार साबित होंगे। साथ ही हम क्या करें, आपको कल भी बताया था, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, कि हम प्रत्येक ऑप्शन को करें। ऑप्शन के करने के बाद में जो प्रत्येक जो ऑप्शन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही मजबूत हो। और आपको जो जो वीडियो का जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको वास्तव में जो एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी, वो आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की कल तो कल डालेंगे हम इसका। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो अपने एनालिसिस करवाया था हमने, प्रत्येक चीज़ बताई थी। जैसे कुछ बोल रहे कि आपका एक अनुच्छेद जो पहला 23 तारीख को सबसे अच्छा जो 23 हुआ था आपका 23 जून को, वो बोले कि सबसे टफ पेपर था। ठीक है, बिल्कुल टफ पेपर था, मैं मानता हूँ बिल्कुल टफ पेपर था। लेकिन लैंग्वेज उसमें देखो पॉलिटिकल बताई थी, पॉलिटी टफ। तो मैंने 361 बताया था मैंने अनुच्छेद अच्छे से। उसमें कलाम का क्वेश्चन था, उसमें 4 लाइन थी। ठीक है, असत्य पूछा था। उसमें मैंने बताया था 361 1, 361 2 और 361 क और 361 ख। मैंने चारों आपको एनालिसिस करवाया था। ये चारों यानी जो चारों लाइनें थी वो ये चारों अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसमें आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा था आपका 361 2। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर अब कलाम ऐसे थोड़ी देगा भाई, पूरा ऐसे थोड़ी देगा कि ये अनुच्छेद है, ये आपका फैक्ट क्वेश्चन है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा उस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, अब जैसे आपके 1935 का अधिनियम है, तो 1935 के अधिनियम को हम देखेंगे। जैसे आपके कितने लिए 285 प्रावधान लिए गए ना आपके संविधान के अंदर, अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से। तो ये आपको फैक्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट कर दोगे आप। लेकिन 1919 अधिनियम में जो लैंग्वेज है, भाषा है, तो वो क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ोगे आप, ऑप्शन के माध्यम से करोगे, तब आपको ज़्यादा बेहतरीन याद होगी वो चीज़ें। ठीक है, ये समझने का तरीका होता है। ठीक है, और अच्छा एनालिसिस किया था हमने, फर्स्ट ग्रेड का अच्छा रिव्यू मिला। अपने जो पेड ग्रुप के दोस्त थे उन्होंने अच्छा आपका मैसेज किया, बहुत ही शानदार उनका पेपर भी हुआ है। अच्छे सभी के 37 से 41 नंबर तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर है उनका, बेस्ट स्कोर है। जिनके 35+ स्कोर है उस पेपर में 23 तारीख वाले में, वो सबसे बेस्ट स्कोर है। क्योंकि लैंग्वेज और भाषा टफ थी। और आरपीएससी ने, अब बता देता हूँ मैं आपको, आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया भाई पूरा। ठीक है, अब इन पैटर्न का पता कैसे चले सर। अब देखो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर तो करते नहीं हो, जैसे आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपका अभी आपका आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, ताज़ा बात करें, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया, वो देखिए उसमें करंट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पैटर्न चेंज। इससे पहले आपका जो संस्कृत विभाग वाला होता आपका, इससे पहले आपका जो आदि अदर एग्जाम की बात करी थी, आरपीसी प्रो हुआ था, आरएस का होता आपका, आरएस प्री हुआ था। इनमें देखो करंट का पूरा चेंज हो चुका है। जो करंट का पैटर्न है वो पैटर्न पहले चेंज हो चुका है। यानी जिन जिन दोस्तों ने आरएस परी का पेपर देखा था, आरएस प्रो का पेपर देखा था, संस्कृत विभाग का पेपर देखा था, तो उन्हें इन चीज़ों का पता चल गया था कि आरपीसी अपना पैटर्न चेंज कर रही है। तो उनका इसमें पता था कि फर्स्ट ग्रेड में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो करंट के हैं, जो आपको अच्छी, जैसे आपकी कलाम पूरी बुकलेट देता है ना, तो उनके प्रत्येक लाइन याद होनी चाहिए आपको। करंट यानी करंट तो आपकी किस्मत पर टिका हो गया। जो फैक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो सभी सही करेंगे। अब आपको देखो कूट आ रहे हैं, आपकी कूट आ रहे हैं, आपको सभी बताए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी हर प्रत्येक लाइन याद होनी चाहिए। जैसे आपको खेल की बात करें तो खेल आपका, जैसे मोना अग्रवाल है तो मोना अग्रवाल किस खेल से संबंधित है। शूटिंग से है तो किस में पदक जीता, जैसे SS1 में आपका पदक जीता। इसके साथ साथ कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। इसके साथ का इसका स्कोर क्या था,
वो भी याद होना चाहिए, इसको भी पूछा हुआ आपका। तो कोट पूछेंगे तो इन चीज़ों को, इन उससे संबंधित पूरी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छा मतलब अच्छा लेवल याद करनी। अभी आपके पास कितने, आपके पास अब 2 मंथ है मान लीजिए, यानी 60 डे है आपके पास, यानी आपके सितंबर में तो एग्जाम है ही आपकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे, एनालिसिस अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और कोई भी कमी हो वो भी कमेंट में बताएं ताकि उसमें अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। तो देखिए आपका क्वेश्चन देखते हैं हम। 52वां क्वेश्चन आया था आपका, भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1911 में, 1916 में, 1920 में या 1938 में? तो ये किया गया था आपका 1916 के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले इसको समझिए, ये क्या खोला गया था आपका? प्रथम मनोविज्ञान, प्रथम मनोविज्ञान विभाग, तो ये तो खोला गया था आपका 1916 के अंदर। वही बात करें, देखो चौथा ऑप्शन दे रखा है 1938। तो 1938 में क्या हुआ था आपका? 1938 में आपका जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ, मनोविज्ञान सभी कलकत्ता विश्वविद्यालय में के अंदर ही हुआ था। देखिए 1938 में आपका अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया गया था। विभाग प्रारंभ कब किया गया था? 1938 में। कहा? कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर 1938 में। फिर वापस देखिए हम कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करें हम, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में देखो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करें हम, तो सबसे पहले देखो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर आपकी प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ किसने किया? फैक्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ, मनोविज्ञान का प्रारंभ। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे? वो थे आपके एन सेनगुप्त, एन सेनगुप्त, एन सेनगुप्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी। इसमें देखो आपका, फिर आपके देखो आपका, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका मैंने पिछले टेस्ट आपके क्वेश्चन करवाए थे उसमें बताया आपका, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए आपका, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास की खोज, इतिहास को खोजा या इतिहास को खोजा। तो भारत में आपके आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को किसने खोजा था आपका? ये आपको याद होना चाहिए, वो थे आपके दुर्गानंद सिन्हा। कल बताया था मैंने आपको ये, दुर्गानंद सिन्हा। तो ये आपकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यानी भारतीय संबंधित आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अनुप्रयुक्त जो मनोविज्ञान का विभाग है वो कब प्रारंभ किया गया था? 1938 में। और प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1916 में। और ये सभी कहाँ पर किए गए थे? आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 2, 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं हम। देखो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखो यहाँ पर देखो आपको ऊपर देखो प्रश्न आएगा दिया हुआ कि ऊपर आएगा आपका कौन सा संबंधित नहीं है, और नीचे पूछेगा आपका, नीचे दिया गया है आपका उपयुक्त। देखो यानी ऊपर यदि नहीं है और नीचे आपका सत्य दिया है, तो आपके जो कूट है तो कूट आपको सत्य वाले करने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे होता है कि यहाँ पर हम पढ़ लेते नहीं है तो हम नहीं कूट में क्या कर लेते हैं? नहीं वाले कर जाते हैं, ठीक है। यदि ऊपर नहीं है और नीचे सत्य पूछा है तो सत्य वाले करने हैं, ठीक है। देखो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखो यह एक सकारात्मक विज्ञान है, ये तो आपका सही है, सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल राइट है। यह एक व्यवस्थित विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी बिल्कुल राइट है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका प्रयोग करते हैं? आपके वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। यह असंगठित है, यह आपका गलत हो जाएगा। यह असंगठित नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या आपका संगठित, कैसा आपका संगठित, यह गलत हो जाएगा। उपयुक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका पहला उपयुक्त है, दूसरा उपयुक्त है, तीसरा उपयुक्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन था आपका 53, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं हम। तो देखिए 54 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं? अध्यापक के लिए सहायक नहीं, ये हमें पूछा है 54 के अंदर। कौन सा सहायक नहीं है अध्यापक के लिए? तो देखो पहला क्या दे रखा है, अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझाने में, ये तो आपका सहायक है, बिल्कुल राइट है।
व्यक्ति की विभिन्नता को पहचानने में भी सहायक आपका शिक्षा मनोविज्ञान, बिल्कुल राइट बात है। दूसरा कथन भी। तीसरा देर का देखो कक्षा की समय गतिशीलता को जानने में, जो आपकी कक्षा है यानी मान ली क्लास आपकी जैसे दूसरी तीसरी चौथी, उसमें जो समूह की गतिशीलता है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, बिल्कुल राइट है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में, ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। देखो, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित प्रगतिशील विकास है। उक्त परिभाषा किसने दी थी? आपकी प्लेटो ने दी थी, पेस्टोलॉजी ने दी थी, फ्रेंडसन ने दी थी या डमविल ने दी थी? तो किसने दी थी आपकी? ये दी थी आपकी पेस्टोलॉजी। और आपका इंपॉर्टेंट कथन है, ये परिभाषा आपकी 2 या 3 बार पूछी जा चुकी है आपकी। और ये आपकी एक दूसरी आपकी प्लेटो की परिभाषा भी आप याद कर लेना, प्लेटो की भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्लेटो की परिभाषा भी आपकी सेकंड ग्रेड में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं हम। 56 क्या था आपका? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले दार्शनिक रुडोल्फ गोइकली का संबंध किस देश से था? देखो ये इंपॉर्टेंट है। रूस से था, जर्मनी से था, अमेरिका से था या ब्रिटेन से था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जर्मनी से था। क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी से का था। सर्वप्रथम इसने आपके जो आपके साइकोलॉजी शब्द है, तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? आपके रुडोल्फ गोखले ने किया था। और कब किया था ये? कब किया था इस शब्द का प्रयोग इन्होंने? ये किया था 1950 के अंदर। कब किया था आपके? 1950 के अंदर किया था। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं हम। जो उत्पत्ति साइकोलॉजी की उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति किससे हुई है आपकी साइकोलॉजी की? वो ये आपकी साइकोलॉजी से। किससे हुई है आपकी? साइकोलॉजी से। और ये साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस साइकोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी याद कीजिए आपका। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1506 ईस्वी के अंदर किया था। और इसमें किसने किया था? आपके मार्को मारुलिकनी। किसने किया था? आपके मार्को मारुलिकनी इसका प्रयोग किया था इस शब्द का। कौन सा? आपके साइकोलॉजी का। ठीक है, वही बात करें हम साइकोलॉजी की बात करते हैं हम। देखो आपका ग्रीक और लैटिन भाषा में और जान लेते हैं इसके बारे में यहाँ पर, क्योंकि आपके फैक्ट क्वेश्चन आपके रीट में तो काफी बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया आपका। जैसे आपका साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द है, तो साइकोलॉजी शब्द की बात करें हम, तो साइकोलॉजी शब्द दो भाषा शब्दों से मिलकर बना है। सभी सर्वप्रथम पढ़ाते हैं कोई भी टीचर, सर्वप्रथम ये पढ़ाते हैं कि आपको साइकोलॉजी शब्द है कितने भाषा से मिलकर बना? आपका 2 शब्दों से मिलकर होता है। तो साइकी, और दूसरा कौन सा आपका? लोगस। यहाँ पर देखो 2 भाषाएं आती है आपकी, एक तो ग्रीक भाषा आती है। तो ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ क्या है आपका? ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ आपका कुंवारी सुंदर कन्या, ये तो ग्रीक भाषा में है। और लोगस का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या है कि मानव की नश्वरता, मानव की नश्वरता। वही बात करें हम लैटिन की भाषा की, लैटिन की बात करें हम, तो लैटिन भाषा में साइकी का क्या अर्थ है आपका? साइकी का अर्थ है आपका आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या है आपका लैटिन भाषा में? विज्ञान। और इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर इसको क्या बोला जाता है? आपका आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ये सभी शब्द आपके पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है आपका मानव की नश्वरता, कुंवारी सुंदर कन्या और आत्मा में पूछा जा चुका है। और ये साइकोलॉजी शब्द उत्पत्ति आपका 1506 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम मार्को मारुलिक ने किया था, ये भी पूछा जा चुका है। इसके साथ ही आपका जो ऊपर बताया गया है, जो आपके रुडोल्फ गोखली है, जर्मनी के थे ये आपके, तो 1950 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, और देखो साइकोलॉजी का तो प्रयोग किया था आपके किसने? सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोखली। और साइकोलॉजिया शब्द है, देखो ये लॉजिया है, याद रखना दोनों में अंतर है थोड़ा सा। साइकोलॉजिया है और साइकोलॉजी है, और ये आपको साइकोलॉजिया, इसका तो मार्को मार्कुलिक ने किया था। इन दोनों चीजों को आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जो जॉन डीवी है वो कर्तव्यवाद से संबंधित है, बिल्कुल राइट है आपका, पहले भी बता चुका हूँ मैं। टीचनर आपके संरचनावाद से संबंधित है, यहाँ पर इसमें संरचनावाद में किसका उपयोग होता है? आपका चेतना का, विलियम वोंट। ठीक है, बांडुरा आपका गेस्ट हाउस से संबंधित नहीं है। गेस्ट हाउस से कौन संबंधित आपकी? मैंने कल भी बता दिया था ये तो आपको। कौन थे आपके? जैसे आपका मैक्स वर्दीमर था, ये तो मैक्स वर्दीमर था, कॉलर था, कोप्ता था एक, कॉलर, और ये कौन सा था आपका? कोप का। ठीक है,
तो यहाँ पर गेस्टाल्टवाद से संबंधित है तो बांडुरा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित है, ये तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कल हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मनोविज्ञान के संज्ञानवाद संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। संज्ञानवाद संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथनों की हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे थे। इंपॉर्टेंट कथन आपके, संज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके जीन पियाजे थे, बिल्कुल राइट। इस संप्रदाय के अंतर्गत बुनर, लेविन और वाइगोत्स्की का मत प्रमुख है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये संप्रदाय यांत्रिक संक्रियाओं पर बल देता नहीं देता है। ये संप्रदाय यांत्रिक संक्रियाओं पर बल नहीं देता। ये संप्रदाय किस पर बल देता है? ये संप्रदाय देखो आपका, ये संप्रदाय चिंतन, तर्क, कल्पना, चिंतन, तर्क, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। मानसिक संक्रियाओं पर बल देता है। बल देता है कौन कौन सी? आपकी चिंतन, तर्क, कल्पना आदि पर। तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सत्यकूट प्रसाद, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका लास्ट 59, आउटलाइन ऑफ पी साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो आपके आउटलाइन ऑफ पी साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकडूगल है, वाटसन है, टिचनर है या जेम्स ट्रेवर है? तो कौन है आपके? मैकडूगल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपका देखो, इसी पुस्तक में मैकडूगल ने जो आपके आपके है मनोविज्ञान को विज्ञान माना है, मनोविज्ञान को विज्ञान माना है। पूछा जाता है कि मैकडूगल ने किस पुस्तक में मनोविज्ञान को विज्ञान माना है? आउटलाइन ऑफ पी साइकोलॉजी के अंदर। और ये आपके जो मैकडूगल है वो किसके प्रतिपादक थे? प्रतिपादक की बात करें हम तो ये थे आपके प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके मैकडूगल थे। ठीक है, ये याद रखना भाई। वाटसन हमने अविद्या का व्यवहारवाद से संबंधित है। देखो कितनी बार यूज हो जाता है आपका, व्यवहारवाद से संबंधित है, टीचनर आपके संरचनावाद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध किससे आपका? तो आपका शिक्षक से, एक आपका शिक्षण से भी है और विद्यार्थी से भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राइट क्वेश्चन था, एजुकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी जान पाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके द्वारा विद्यार्थी है वो जान पाता है। किसको जान पाता है भाई? वो आपके स्वयं के का व्यक्तित्व को जान पाता है विद्यार्थी, स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को जान पाता है। किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। प्रशिक्षण स्थानांतरण को जान पाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखो आप, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ है तो बालकों विद्यार्थियों को समझना, बिल्कुल राइट। बालकों के शिक्षण के दौरान उत्साहित करना नहीं, ये आपका शिक्षक का गुण नहीं है। अध्यापक का शिक्षा मनोविज्ञान के लिए निहितार्थ नहीं है। दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के बारे में आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, हर बार पूछा है, ऐसी बात नहीं है। प्रकृति के बारे में हर बार पूछा है आपका। सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बारे में बात करें तो कौन सा नहीं है आपका? ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, बिल्कुल राइट। शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार परक विज्ञान है, बिल्कुल राइट। ये एक मानकीय विज्ञान नहीं है, मानकीय विज्ञान नहीं है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। इसके साथ साथ कौन से विज्ञान नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो आपके बार बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा कौन सा मनोविज्ञान नहीं है? इसके अलावा आपका ये आपका नियामक, एक वाला नियामक विज्ञान नहीं है, मानकीय भी नहीं है, नहीं, और नियामक विज्ञान भी नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। ये एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल राइट। तो आंसर देखो, संबंधित नहीं है पूछा था मैं, तो संबंधित नहीं है कौन सा है आपका? केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं हम। निम्न में से किसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भाई?
वाटसन को कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है, जिन पियाजे को कहा जाता है, स्किनर को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आपका, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान है कि आधारशिला रखने का श्रेय किसको जाता है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय, मनोविज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय किसको जाता है भाई, किसने रखी थी ये आपकी, स्टैनली हॉल। आपको जानते हैं कि किशोरावस्था संधि था आपकी स्टैनली हॉल। एक मिनट, नले हॉल आता है। ठीक है, किशोरावस्था संधि था आपका स्टैनली हॉल, एडोल सेल्स। ठीक है, बार बार आपको पूछा जाता है। भैया आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया था आपके, कौन सा स्वरूप, वैज्ञानिक स्वरूप। वैज्ञानिक स्वरूप का श्रेय जाता है आपको, दो वैज्ञानिक थे, कौन थे, एक तो फ्रोबेल था, एक पेस्टोलॉजी था। फ्रोबेल और आपका कौन थे, आपकी पेस्टोलॉजी। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ये भी आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये तो बार बार आता ही है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में, इजी क्वेश्चन होता है तो ये आता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं हम। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक है, अभी बताया था मैंने, विलियम मैकडूगल। इनकी पुस्तक कौन सी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें हम। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आबा खोलने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है, तो एक करंट क्वेश्चन हो गया, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या 5वां है। तो आपका स्थान कौन सा हो जाएगा इसमें, 66 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा स्थान है आपका राजस्थान का। कौन सा अकाउंट खोलने में, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आबा, इसको याद कर लेना। सीधा ऑप्शन आएगा तो ये आएगा क्वेश्चन कि आबा को खोलने के अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, आप समझ नहीं पाओगे। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की बात कर रहा है तो दूसरा स्थान है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत युग्म कौन सा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। देखो, भारत सोलर एक्सपो जोधपुर के अंदर हुआ था, बिल्कुल राइट है। हस्तशिल्प एक्सपो जैसलमेर के अंदर नहीं हुआ, हस्तशिल्प एक्सपो होता है आपके सीकर के अंदर। कहाँ पर होता है आपका, सीकर के अंदर। और सीकर में आपका किस में होता है आपका, जो अल्बर्ट हाट बाजार है ना, अल्बर्ट हाट बाजार जयपुर रोड पर स्थित है सीकर में। ठीक है, इस पर होता है। और कब होता है ये आपकी, 17 से 26 मार्च, 17 से 26 मार्च सीकर के अंदर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, मैं क्या पूछा था, असंगत, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, प्रोजेक्ट श्रम संबल राजसमंद में होता, अंकुश अभियान बीकानेर के अंदर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया, मोदिका फेंटा को, मेड इन पैराडाइज को, अमर डाइज टुडे को, अनसुनिश्चिके। तो किसे प्रदान किया गया ये किया गया आपका मेड इन पैराडाइज। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मभूमि मातृभूमि अभियान। जो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ सांगानेर जयपुर से किया गया, बिल्कुल राइट। कहाँ से किया गया आपका, सांगानेर से। और सांगानेर कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ये सभी। इसका उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचय की परंपरा को पुनर्जीवित करना है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। जो वर्षा जल है, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका कि वर्षा जल संचय की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, वो चलाया गया आपका कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, इस चीज को आप याद कर लेना। और सबसे दूसरी बात ये याद रखना कि कर्मभूमि और मातृभूमि है ना अभियान, वो जल से संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी, जल संचय से संबंधित है। इस चीज को आप याद कर लेना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों सत्य है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। देखो आपका, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा हेतु एक समिति की गठित की गई है, मदन दिलावर नहीं, ये तो कौन आपके शिक्षा मंत्री, कौन आपके शिक्षा मंत्री, ये तो कौन आपके शिक्षा मंत्री है,
प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में ये समीक्षा करने के लिए समिति निर्धारित की गई, गठित की गई, किसके लिए? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए। प्रेम बेरवा कौन है? आपके उप मुख्यमंत्री है आपके, और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपकी अभी बार केंद्र की एग्जाम थी, उसमें वो पूछा था झारखंड के सीएम का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो कौन सा आपका? दुद्दू। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र शायद इसमें पूछा था आपकी राजस्थान पूर्व के अंदर, वो उसमें सेंटर का था, वो करंट भी था इसका, भारत राष्ट्रीय करंट। तो उसमें ये पूछा था कि झारखंड के सीएम का वो कौन सा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, जो आपके हेमंत सोरेन है ना, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, क्योंकि वो चर्चा में रहते हैं हेमंत सोरेन, तो उनको कैद हुए थे, जेल वेल वगैरह में भेजे थे ना, उसकी वजह से शायद पूछ लिया होगा, बाकी पता नहीं है ना। गजेंद्र सिंह शिव सर और जवाहर सिंह मैडम, इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, 70 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, यदि फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ सकते हैं इसको, क्योंकि सैनिक अभी ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में, तो ऐसे स्कूल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? सिंगवाल अजमेर के अंदर, या दब्बूकड़ा अजमेर के अंदर, खारा बीकानेर के अंदर, और सालवास जोधपुर के अंदर। तो ये खोला गया आपका दब्बूकड़ा अजमेर के अंदर। खारा बीकानेर भी आपके लिए प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। उत्कृष्टता केंद्र के लिए प्रसिद्ध आपका खारा बीकानेर। ठीक है, ऊन उत्कृष्टता केंद्र के लिए शायद, ये याद कर लेना। ऑप्शन ये उद्योगों के में अंदर आता है आपका बीकानेर खारा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया खारा वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम आर के, तो RKSMBK का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा संबल अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षा संकल्प अभियान, मुख्यमंत्री प्रखर रीडिंग अभियान। तो क्या रखा गया है इसका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और इससे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है इसका, MSRA। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है वैसे तो, ये क्वेश्चन आपका अभी पीछे एग्जाम होता है उसमें, लेकिन फिर एक दो तो इजी क्वेश्चन भी तो आते हैं करंट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं हम। अर्जुन अवार्ड 2024 में सम्मानित होने वाली पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? देखो, मोना अग्रवाल इंपॉर्टेंट है। मोना अग्रवाल अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पैरा बैडमिंटन से है, पैरा शूटिंग से है, पैरा एथलेटिक्स से है, या पैरा तैराकी से है? तो किससे? आपके पैरा शूटिंग से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड किस रूप में मिला गया है? देखो आपका, देखो आपका पेरिस ओलंपिक होता अभी, क्या हो गया, पेरिस ओलंपिक होता अपना, पेरिस पैरालंपिक 2024। ठीक है, इसके अंदर देखो आपका इनका मना अग्रवाल है, इन्होंने आपका SH1 यानी 10 मीटर एयर राइफल इसके अंदर कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और वहीं आप इसी पेरिस पैरालंपिक के अंदर आपके अवनी लेखरानी कौन से के अंदर आपकी 10 जो SH1 10 मीटर एयर राइफल, आपकी SH1 10 मीटर एयर राइफल, इसके अंदर कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल। ठीक है, और अभी इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है इसी के लिए, इसी पेरिस पैरालंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना किसने? मोना अग्रवाल ने। इसी के लिए इनको क्या मिला? आपका अर्जुन अवार्ड 2024 मिला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 का पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें यह आना चाहिए आया था कि पद्म श्री पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, तब तो आंसर हो जाएगा आपका जानकी लाल बांट, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्योंकि देखो,
किया गया, मतलब आपका सिनकाफ निज़ाम को किया गया। सिनकाफ निज़ाम है, ये कहाँ के थे आपके, जोधपुर के हैं आपकी, कहाँ के आपके, जोधपुर के। और ये इनको किस में मिला आपका पद्मश्री पुरस्कार, किस कला के लिए मिला इनको, ये मिला आपका साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए, साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है। बैजनाथ महाराज आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर के, लक्ष्मणगढ़ सीकर के, और इनको किस क्षेत्र के अंदर आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये मिला आपका आध्यात्मिक सेवा में, आध्यात्मिक सेवा के अंदर, ठीक है। और बतुल बेगम है आपकी, क्या आपकी मान गायिका, और कहाँ की है बतुल बेगम, आपकी जयपुर की, और इन्होंने लोक गायन के अंदर ही आपका पद्म श्री पुरस्कार मिला है, लोक गायन के अंदर। मान गायिका है तो गायन के अंदर मिला आपके 2025 का। राजस्थान में कितने व्यक्तियों को मिला आपके, राजस्थान में 3 व्यक्तियों को मिला है, क्योंकि किन किन को, सिनकाफ निजाम को, बैजनाथ महाराज को और बतुल बेगम को। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि यहाँ पर क्या गया है, शायद कलाम ने भी डिलीट कर दिया होगा इसको। तो जानकीलाल भंट, यदि नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें हम। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान भाषा की किस कीर्ति के लिए मुकुटमणि राज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दो पिछले लास्ट टाइम तो पूछा गया था आपका 2021 वाला 23 वाला, तो पलकती प्रीत को पूछा गया है, या गांव और अम्बा को पूछा गया है, उनकी कीर्ति थी आपकी बरखंबा थी या गजला हंदा गोग थी। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 गांव और अम्मा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं छिंदर की। वर्ल्ड सोशल फोर की 16वीं बैठक 2024 में कहाँ बनी। देखो ये आपकी कैसे आया, आपका वर्ल्ड जो आपकी ज्योग्राफी है, अंतर्राष्ट्रीय या वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी भूगोल आपकी, उसके अंदर आपकी क्या होता है, आपका वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, उसके अंदर आपकी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके जेनेवा सम्मेलन वगैरह और G20 सम्मेलन वगैरह। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी करंट आपके राजस्थान के अंदर आता है। कुछ दोस्त क्या सोचते हैं कि हमारा करंट है वो राजस्थान का आएगा, ये नहीं, कि ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक है उससे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे वैश्वीकरण का है, प्रवास का है, जनसंख्या का है, तो वहाँ से करंट की क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, ठीक है। फैक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। देखो वर्ल्ड सोशल फोर की 16वीं बैठक 2024 में कहाँ संपन्न हुई है, ब्राजील में, नेपाल में, भारत में या फ्रांस के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। नेपाल में कहाँ हुई थी आपकी, काठमांडू के अंदर, कहाँ पर थी, काठमांडू के अंदर। और 16वीं थी बैठक, इसकी थीम क्या थी आपकी, 16वीं की थीम क्या थी, एक और दुनिया संभव है, एक और दुनिया संभव है, एक और दुनिया संभव है, इसकी थीम थी तो 16वीं बैठक की। फिर भारत की बात करें हम, तो भारत में आपकी 2004 के अंदर हुई थी इसकी बैठक, 2004 में। और कौन सी हुई थी आपकी, चौथी बैठक थी, और 2004 में भारत के अंदर हुई थी, ये भी आप याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो हम वही बात करते हैं इसका। देखो वर्ल्ड सोशल फोरम, इसका मुख्यालय की बात करें हम, इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, पोर्टो अल्गेरे ब्राज़ील के अंदर, ये कहाँ पर आपका, ब्राज़ील के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक कौन थे, ओडेड ग्राजियो, याद रखना भाई, ठीक है। और भारत में कहाँ पर हुई थी ये चौथी, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर हुई थी, ये भी याद कर लेना साथ साथ, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा छिहत्तर का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। यहाँ पर देखोगे आपका कथन दे रखा है ए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। कथन बी दे रखा है हमें, वैश्वीकरण का विभिन्न देशों और समाजों का प्रभाव विषम रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 77 में, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। वही बात करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 78 की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है, भारत में वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखो व्यापार में वृद्धि, ये भी आपका वैश्वीकरण का परिणाम है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि, ये भी है। भारत में प्रौद्योगिकी की उन्नति, ये भी है। लेकिन देखो इसमें दे रखा होगा भारत में विदेशी निवेश के प्रभाव में कमी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परिणाम नहीं है। यहाँ पर यदि कमी की जगह क्या आता होगा, वृद्धि, तब ये परिणाम होता।
विदेशी निवेश में प्रवाह की वृद्धि होती तो ये वैश्वीकरण का परिणाम होता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, कमी दे रखा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वैश्वीकरण शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज रिटर के द्वारा, थियोडोर लेविट के द्वारा, मार्शल मैकलुहान के द्वारा, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ के द्वारा। तो किनके द्वारा ये वैश्वीकरण शब्द सर्वोत्तम प्रयोग में किया गया? तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थियोडोर लेविट के द्वारा। ठीक है, और इससे सर्वाधिक वैश्वीकरण शब्द है, इसको सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया? सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया इसको? बनाया था आपके 1992 के अंदर रॉबर्टसन। और वही वैश्वीकरण शब्द है, वैश्वीकरण शब्द का आपका इसको मैक डोनाल्ड लाइजेशन ये मैकडोनाल्ड लाइजेशन नाम किसने दिया है इसको, वैश्वीकरण को? ये नाम दिया था इसके आपके कौन थे? आपके जॉर्ज रिटर। पहला ऑप्शन दे रखा ना आपका, जॉर्ज रिटर। ठीक है, वही बात करें, देखो आपके जो मार्शल मैकलुहान है, इन्होंने क्या नाम दिया है आपके वैश्वीकरण को? इन्होंने जो आपके वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग किया है, वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग। और जो आपके जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ है, इन्होंने क्या किया आपका, इसका वैश्वीकरण का नाम दिया आपका अमेरिकीकरण नाम दिया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट क्वेश्चन है आपके, सभी जो ऑप्शन है फैक्ट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम किसने के द्वारा किया गया? तो ये क्या गया था आपका थियोडोर लेविट। और सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया? आपके रॉबर्टसन ने बनाया। और मैकडोनाल्डाइजेशन नाम किसने दिया? आपके जॉर्ज रिटर ने दिया था। और मार्शल मैकलुहान ने आपके वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग किया। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने आपके अमेरिकन नाम दिया वैश्वीकरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण की प्रगति से लोग अपनी मूल पहचान के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? मिल्टन फ्रीडमैन, टेरी नार्डिन, फ्रांसिस फुकुयामा या जॉन नाई स्पिट। तो किसने नाम दिया? आपका आंसर हो जाएगा इसी के अंदर ऑप्शन नंबर 4, जॉन नाई स्पिट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी सिफारिशों के आधार पर लागू हुआ था? भारत शासन अधिनियम देखो आपका साइमन कमीशन नहीं, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके महात्मा गांधी है, तो इन चीज़ों को याद कर लेना। नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन, आपके महात्मा गांधी टॉपिक है ना आपके महात्मा गांधी, उसमें सभी आ जाएंगे आपके साइमन रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट। आपके मोतीलाल नेहरू ने 1929 की बात है आपकी साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, गो साइमन के नारे वगैरह सब याद कर लेना आप। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते हैं, देखो आपके मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, यह आई थी आपकी जुलाई 1918 के अंदर। कब आई थी? आपकी जुलाई 1918 के अंदर। इस रिपोर्ट के आधार पर देखो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ था। इसमें देखो आपकी क्या होता है, आपका इस चीज़ को याद कर लो। यहाँ पर जो आपके मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू कौन थे? आपके भारत सचिव। कौन थे आपके? भारत सचिव। ठीक है, और आपके जेम्स फोर्ड कौन थे? आपके जेम्स फोर्ड की बात करें हम, ये कौन थे? आपके वायसराय। दो चीज़ तो आपको ये याद करनी है। और इन दोनों के नाम के कारण इसे क्या बोला जाता है, इस अधिनियम को? इसको बोला जाता है आपका मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार नाम के नाम से जाना जाता है। सुधार 1919 नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, वही आपके इसी भारत शासन 1919 के अधिनियम के दौरान देखो आपका ब्रिटेन के पीएम कौन थे? आपके ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ब्रिटेन के पीएम कौन थे आपके? ब्रिटेन के पीएम थे आपके डेविड लॉयड जॉर्ज।
लॉयड जॉर्ज। वही आपके सम्राट कौन थे आपके, ब्रिटिश सम्राट, वो कौन थे आपके, जॉर्ज पंचम। याद कर लेना भाई, सभी कंप्लीट। ठीक है, आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2 इक्यासी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 82 की। भारत शासन अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, भारत को पूर्व स्वतंत्रता प्रदान करना, नहीं। भारत में स्वशासन की स्थापना करना, नहीं। केंद्र और प्रांतों में शासन प्रणाली को पृथक करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 के अंदर। गणराज्य तो बहुत लेट घोषित किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो इसको तो और छोटा कर लेता हूँ। तो ऐसे क्या आपका, देखो तो ऐसे आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे। कितने सदन थे, 2 सदन, बिल्कुल राइट। 2 सदन कौन कौन से थे, देखो पहला सदन था आपका उच्च सदन। पहला सदन कौन सा था आपका, उच्च सदन। और दूसरा सदन कौन सा था आपका, निम्न सदन। उस सदन का देखो नाम पूछा जाता है बार बार, उस सदन को क्या बोलते थे आपकी, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। और आपके निम्न सदन को क्या बोला जाता था आपका, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आपके जो 2 सदन बता रहा हूँ मैं आपकी, 2 सदन, पहला जो आपका ऑप्शन दे रखा है, ये 2 सदन थे आपके। ठीक है, इन्हीं 2 सदनों में देखो संख्या पूछी आपकी, तो इसकी संख्या कितनी थी आपकी, संख्या थी 60। उस सदन में संख्या कितनी थी, सदस्यों संख्या 60। और निम्न सदन में सदस्यों संख्या कितनी थी आपकी, 145। कितनी थी आपकी, 145। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अनुत्तरदायी शासन था, बिल्कुल राइट। इस अधिनियम के लिए एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रगति की घोषणा की, प्रगति की घोषणा की थी, बिल्कुल राइट। सत्य कथन की बात करना है हमें, तो ए बी सी सत्य, तो आप ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट आंसर। ठीक है, ये चीजें याद करना ना, ये उच्च सदन वाला बार बार पूछा गया है, संख्या भी बार बार पूछी गई है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 84 की। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, वो थे आपके फ्रेडरिक वाइट थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, अलेक्जेंडर मेन थे, या अल्बर्ट साइमन थे। तो कौन थे भाई, 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे आपके अलेक्जेंडर मोडीमेन। ठीक है, विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे आपके फ्रेडरिक वाइट। विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे आपके, फ्रेडरिक वाइट। और आपके सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके डिप्टी स्पीकर। याद कर लेना, ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 85 की बात करते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में लागू द्वैत शासन में कितने विषय सुरक्षित रखे गए थे। देखो विषय का बंटवारा की बात करते हैं हम, यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, विषय का बंटवारा। तो विषय का बंटवारा 2 भागों में किया गया था। कितने भागों में किया गया था आपके, 2 भागों में। ठीक है, पहला भाग था आपका केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय। और दूसरा भाग था आपका प्रांतीय विषय। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, केंद्रीय विषय कितने थे आपके, 46। और प्रांतीय विषय कितने थे आपके, 50। कुल की बात कर रहा हूँ मैं, कुल विषय। फिर आपके जो प्रांतीय विषय है ना, प्रांतीय विषय को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया आपके, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से में, ये तो सुरक्षित विषय, सुरक्षित विषय। और दूसरे कौन से थे आपके, स्थानांतरित विषय, स्थानांतरित विषय। तो सुरक्षित विषय कितने थे आपके, 22। बच्चे कितने आपके, 50 में से 22 के, तो 28 विषय कौन से थे आपके, स्थानांतरित विषय। ठीक है, और इन पर जो सुरक्षित विषय थे, इन पर जो नियंत्रण होता था, नियंत्रण,
वो किसका होता था? आपका गवर्नर का। और इस पर किनका होता था? आपका मंत्रियों का। तो देखो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा जा चुका है, 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 टोटल भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कुल विषय भी पूछे जा चुके हैं, दोनों में केंद्रीय और प्रांतीय विषय में कुल विषय भी पूछे जा चुके हैं, उनको जोड़ लेना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपने क्या पूछा है, प्रांतीय जो प्रांतों में लागू द्वैत शासन में कितने विषय सुरक्षित रखेगी? तो कितने रखेगी आपकी? ये रहा 22। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके 28 कौन से हो जाएंगे? आपके स्थानांतरित विषय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 9 तथा धारा 200 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? कब आया आपका? 1 दिसंबर 1935 को? नहीं। 1 जनवरी 1936 को? नहीं। 1 अक्टूबर 1937 को? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वही बात करें इसमें कितने प्रावधान किए गए थे? तो इसमें प्रावधान किया गया था एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्लस अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश। ठीक है, वही बात करें इसके विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती थी? विरुद्ध अपील, यह उच्चतम न्यायालय नहीं था भारत का, इसके अलावा अपील की जा सकती थी। इसकी अपील की जा सकती थी आपकी प्री काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल। कहाँ पता है ये आपका? ब्रिटेन के अंदर। भाई भारत में की बात कर लेते हैं यहीं पर। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब आया आपका अस्तित्व में? भारत में जो उच्चतम न्यायालय आपका भारत में, यह था आपका 28 जनवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट अपना। ठीक है, इसकी अपील की जा सकती थी प्री काउंसिल ब्रिटेन के अंदर विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शर्त क्या थी? किसकी? 1935 के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शर्त सभी ब्रिटिश इंडिया प्रांतों की स्वीकृति, कुल की आधी देशी रियासतों को सम्मिलित, ब्रिटिश संसद की नई अधिस्वीकृति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 87 में, कुल की आधी देशी रियासतों का सम्मिलन, कुल की आधी देशी रियासतों का सम्मिलन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शर्त ये थी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 88 की। यहाँ पर देखो 1919 के भारत शासन अधिनियम में सीटों का वर्गीकरण प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर न करके उनके महत्व के आधार पर किया गया। इस प्रकार काउंसिल ऑफ स्टेट में सर्वाधिक सीटें किन प्रांतों की थी? तो सर्वाधिक सीटें किन प्रांतों की थी ये हमें बताना है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए मद्रास से कितनी थी आपकी? देखो मद्रास की बात करें तो 5 सीटें थी। कितनी सीटें थी आपकी? 5। बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे कितनी थी आपकी? 6। हमें क्या पूछा? देखो सर्वाधिक सीटें किन प्रांतों की थी, तो यहाँ पर बॉम्बे की 6 थी और बंगाल की 6 थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वहीं यहाँ बात करें देखो संयुक्त प्रांतीय कितनी थी आपकी? 5। इन चीज़ों को याद होना चाहिए आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। देखो आपका तो 89 क्या आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव और उसकी परिषद में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया। नहीं, 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। तो पहला तो गलत हो गया। भारत सचिव व परिषद पर होने वाले खर्च ब्रिटिश बजट पर व्यय होगा, बिल्कुल राइट। भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, बिल्कुल राइट। किसकी नियुक्ति कर सकता था? आपकी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, ये भी राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 खत्म सही है। 2 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं हम। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती की परीक्षा का प्रावधान किया गया था? देखो 1861 और 1863 तो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चे। ये वही आपको पता है कि भारत में ICS परीक्षा का प्रावधान सर्वप्रथम गठन किया गया था। वो किया गया था आपका
1900 संघ लोक सेवा आयोग बात करें हम तो उसका गठन किया गया था 1926 में। ठीक है, तो 1926 में 1935 वाला तो आएगा नहीं, तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बाल शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 91 की। बाल शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। कितनी सूचियां बनाई गई? 3। कौन कौन सी बनाई गई आपकी 3 सूचियां? देखो 3 सूचियां कौन कौन सी थी आपकी, जैसे आज भी आपकी 7वीं अनुसूची है ना, वर्तमान में भी 7वीं अनुसूची में 3 विषय है ना आपकी, उसी प्रकार उस टाइम आपकी 1935 का अधिनियम से लिया गया था वो प्रावधान भी। तो कौन सी थी आपकी? देखो संघ सूची, इसके विषय पूछे गए हैं भाई। संघ सूची के विषय कितने थे उस टाइम? 59। दूसरी अनुसूची कौन सी थी आपकी? प्रांतीय सूची। अब तो राज्य सूची चलती है, उस टाइम कौन सी थी आपकी? प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में विषय कितने थे आपके? 54 विषय। और तीसरी अनुसूची थी आपकी समवर्ती, तो समवर्ती सूची में विषय कितने थे आपके? 36 विषय। 3 सूची, तो पहला तो बिल्कुल राइट है। इस अधिनियम में मतदाता सूची में शामिल होने वाली न्यूनतम आयु 21 वर्ष की गई। कितनी की गई आपकी? 21 वर्ष की गई, तो ये भी बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया? संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया, किसमें किया गया? 1935 के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुसूची 8 के अंदर, अनुसूची 8। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 1935 की। 1935 की बात करें, इसमें भाग कितने थे आपके? भाग थे आपके 14। धारा कितनी थी आपकी? अपने वाले याद नहीं होती, ये क्या से याद करेंगे हम? 321। और अनुसूचिया कितनी थी इसमें? अनुसूचिया थी आपकी 10। ठीक है, और ये आपका 1935 का अधिनियम है, वो लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 2 अगस्त 1935 को, ये याद कर लेना भाई। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 की बात करता हूँ मैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के में केंद्रीय विधानमंडल में निम्नलिखित में से किसकी सीट आरक्षित की गई? देखो, महिलाओं की आरक्षित की गई, हरिजन की आरक्षित की गई, जमींदार की भी आरक्षित की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखो 1 2 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। यहाँ देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत विधानसभा की सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई, बिल्कुल राइट। इस अधिनियम के तहत विधानसभा में 125 देशी रियासतें से चुनने का प्रावधान किया गया, तो ये भी बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ, मैं अभी आपको यहीं पे बता देता हूँ, सीटें की बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपको। देखो किसकी बात कर रहा हूँ? संघीय विधायिका की बात करते हैं यहाँ पर। संघीय विधायिका, तो देखो संघीय विधायिका को 2 भागों में बटा गया था आपका। मैंने पहले बता दिया आपका, 1919 में बताया था, वही दोनों नाम आपका। ये तो थी आपकी राज्य परिषद, कहते हैं आपकी राज्य परिषद। दूसरी कौन सी थी आपकी? विधानसभा। कौन सी थी आपकी? विधानसभा। इसे किस नाम से जाना जाता था आपका? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और इसे किस नाम से जाना जाता था आपका? लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता था। इसमें संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या 260। ठीक है, इसमें कुल सदस्य संख्या अभी हमने देखी 375। इन 260 को वापस 2 भागों में बटा गया। ये तो ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी आपकी? 156। और देशी रियासत से कितनी थी आपकी? 104। वही इसको आपके जो विधानसभा है इसको भी 2 भागों में बटा गया। अभी आपका दोनों क्वेश्चन थे, देखो खतरनाक आपका याद हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका ब्रिटिश प्रांत था और आपकी देशी रियासत, याद कर लेना भाई इसे भी। तो ब्रिटिश प्रांत से कितनी लगी आपकी? 250, और यहाँ से 125। और इनका कार्यकाल था ना, कार्यकाल भी याद कर लेना, कार्यकाल था 5 वर्ष। और जो स्थायी सदस्य था ना, स्थायी सदस्य इधर वाले स्थायी थे सभी, स्थायी का था आपका 9 वर्ष। और प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 का 1/3 सदस्य।
हट जाते थे प्रत्येक 3 वर्ष के अंदर, ठीक है, नहीं आ जाते थे उनकी जगह। तो ये याद कर लेना। आंसर जगह इसका कौन सा देखो आपका, ये तो कौन सा था, कुल कितने थे 375, और देसी रियासत से कितनी थी आपकी 125, ये तो था आपका कूट। आंसर जगह दोनों खत्म, सत्य ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 3 आपका राइट आंसर जगह क्वेश्चन नंबर 94 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी, अभी बताया था मैंने, कितनी धाराएं थी आपकी, कुल धाराएं थी आपकी 321, कितनी धाराएं थी 321। देखो धाराएं, भाग तो कितने थे आपके, भाग थे आपके 14, अनुसूची कितनी थी आपकी, अनुसूची थी आपकी 10, और धाराएं कितनी थी आपकी 321, याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई। देखो आज भी हमारे अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास, ठीक है, 248 249 अनुच्छेद में अपने भारत के, तो गवर्नर जनरल के पास। तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखो 97 क्या आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बिल्कुल राइट। तो बर्मा को भारत से अलग कब किया गया आपका, 3 मार्च 1936 को, 3 मार्च 1936 को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा 3 नए प्रांत सिंध, कुर्ग और बलूचिस्तान प्रांत का गठन किया गया, नहीं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करते हुए प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, बिल्कुल राइट। तो हमें पूछा सत्य कथन, तो 1 और 3 सत्य आंसर हो जाएगा आपका। 1 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। 98 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया। देखो शक्तियों का अनुसूचन अभी देखा हमें, अनुसूची कितनी थी इसमें, अनुसूची देखो कितनी थी आपकी 10, उसमें किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया, 7वीं में। कौन से देखो विषय देखे थे हमने, 3 विषय, कौन कौन से आपकी, संघ सूची, प्रांतीय सूची, और कौन सी थी आपकी समवर्ती सूची। फटाफट इनके जो कमेंट के अंदर बता दो इनके विषय कितने थे, ठीक है। तो 7वीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद का कार्यकाल क्रम से कितना था। तो देखो केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल कितना था आपका, 5 वर्ष, और राज्य परिषद का कार्यकाल क्रम से कितना था, 3 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नहीं 3 वर्ष, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद विधानसभा कितना था आपका, 3 वर्ष, और आपकी राज्य परिषद कितना था, 5 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 99 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 156 सदस्यों में से गवर्नर जनरल को कितने सदस्यों मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, 6 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आज भी आपका राज्यपाल नियुक्त करता है आपके विधानसभा के अंदर, राष्ट्रपति आपका मनोनीत करता है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है, राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना राज्यसभा के अंदर। तो ये आपका उसी समय भी आपके गवर्नर जनरल है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता था, आपके 6 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके फैक्ट क्वेश्चन थे, और अच्छे से इनको समझाने की कोशिश की, और लगभग क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन वापस रिपीट दिए हैं। अब क्या करना है, देखो आपका आरपीसी का तो पैटर्न चेंज हो चुका है आपका, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को एक एक, जैसे 1919 और 1935 दो ही तो अधिनियम है आपको, तो इन चीज़ में जो मोस्ट चीज़ें आपकी जो कोर्ट में बनने की संभावना होती है, आप वहाँ पर पर्सन बना के याद करो उसको, ये पर्सन बन सकता है। तो तभी आप देखो, यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, पेपर में देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, तो उस प्रश्न को के हिसाब से अपना एनालिसिस करो। अभी तो संस्कृत विभाग लास्ट वाला एग्जाम हुआ था ना, उसका पेपर देखो आप, 1919 और 1935 के अधिनियम में किस प्रकार की क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है आपको इस टॉपिक को, और अच्छे से। और ये आपकी 1919 का मैं लाइब्रेरी टेस्ट का आपका हुआ था, उसका टेस्ट के जो है वो भी मैं करवा दूंगा आपको, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 नंबर या 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पक्के 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी एक आता है कभी 2 आता है, ठीक है। ये 2 नंबर गलत नहीं होना चाहिए, 2 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यानी 4 नंबर पक्के होने चाहिए अपने, क्योंकि एक क्वेश्चन की कीमत होती है, ठीक है। जैसे करंट के भरोसे तो रहेंगे नहीं अब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरी चीज़, मैं आज भी बिना माइक की बना रहा हूँ क्लास, वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये माइक पूरे लाइब्रेरी के अंदर है, आज ले कल जाएंगे कोचिंग, कल लेके आएंगे उसको।
फिर आपकी क्लास बनाएंगे और एक थोड़ा सा सुधार भी करेंगे। वो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है अपने, मुझे पता है चीज़ों का, क्योंकि आधी बार तो मैं उनको चार्ज ही नहीं लगाता था, ऐसे बनाता था बिना माइक की। ठीक है, क्योंकि अपने यार खुद का एग्ज़ाम हो तो ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती बार बार। तो अभी इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छा आए। हमारा टारगेट क्या है, देखो अपना टारगेट देखो सभी दोस्त, अपना टारगेट क्या है आपका। टारगेट की बात करें तो अपना टारगेट सिर्फ हमें एग्ज़ाम निकालना है बस। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं होना चाहिए कि डाउट है। यदि पैटर्न भी चेंज होता है, क्वेश्चन भी आपको ऐसे कोट वाले आते हैं, तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए डाउट यानी पूछनी हो। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड में करवाया, फर्स्ट ग्रेड वाले आराम से क्वेश्चन कर सकते थे, कोई ज़्यादा नहीं था। और सेकंड पेपर की मैं बता देता हूँ, मैं जो आपका 26 तारीख को आ जीकेगा, तो 26 तारीख को तो लगभग लगभग पूरे अपने एनालिसिस से आए हैं, लगभग 55 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके फर्स्ट की मैंने आज मिलाया था, मैं कर रहा था मैं, तो 45 क्वेश्चन तो मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, 45 कम नहीं होती, 75 में से 45 यदि एनालिसिस से आ रहे हैं तो कम नहीं होती, यानी थोड़े बहुत मतलब बता दूँ मैं। यहाँ से देखो 40 तो मैं सीधे सीधे मैंने लिखवाए हैं, बाकी मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट बताया है इनको। 40 क्वेश्चनों को तो ऐसे इंपॉर्टेंट लगाया है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है लाइनों में के अंदर। हालांकि ऐसा है कि लाइन जो क्वेश्चन आए थे आपके, जो अलग अलग क्वेश्चनों के पार्ट थे, वो ज़रूर है। तो वो तो पता है कि कोचिंग के हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन अलग अलग क्वेश्चनों में होते हैं। ठीक है, एक जगह तो नहीं होती है ना, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको समझना होगा। यदि एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बताई नहीं, मैंने उनके रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको बताई थी और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। देखते हैं बाकी। तो आपको भी बता देना, कमेंट में बता देना कोई भी कमी हो तो उसमें सुधार करेंगे। और अच्छे से ना वीडियो जरूर देखें, वीडियो जरूर देखें, और वीडियो के देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आए तो पूछ लिए, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले एनालिसिस खुद कीजिए, यदि खुद को नहीं आ रहा तो यहाँ पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस जरूर कीजिए। और आप सोचते हो कि टेस्ट से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो कभी नहीं आएंगे। अधिकांश दोस्तों की मैं बता देता हूँ, जो आपके लगभग 11,000 टेस्ट दे रहे हैं ना, 11,000 टेस्ट दे रहे हैं ऑफलाइन जीके का, 11,000 दे रहे हैं खाली। 13,000, 11 या 11 से प्लस, 11 प्लस है मेरे हिसाब से। मैंने लास्ट टाइम रिजल्ट देखा था, 11,000 प्लस थे। ठीक है, तो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं ना, उनमें से मैं बता दूँ ना, 50% बच्चे वापस आके सिर्फ पेपर ही मिलाते हैं, आंसर की से उनका विश्लेषण नहीं करते। ठीक है, और विश्लेषण नहीं करते तो उनके मान लीजिए, आप मान लीजिए 100 में से उनके कितने सही है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के मान लीजिए मोर इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो, तो 70% उनके सही है। ठीक है, लेकिन 70 में से उनके 30 तो गलत हुए ना। वो 30 गलत क्यों हुए उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते, इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसी का मतलब होता है विश्लेषण करना, इसलिए कहता हूँ कि विश्लेषण जरूर करें। मान लीजिए आप अधिकांश ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 60 सही हो रहे हैं, 65 सही हो रहे हैं, तो बाकी 65 सही हो गए तो बाकी 35 क्वेश्चन तो और भी बच रहे हैं। तो इसमें 60 सही हो रहे हैं तो 40 क्वेश्चन और भी तो है, वो गलत क्यों हो रहे हैं। वो गलत क्यों हो रहे हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इन 40 गलत हो रहे हैं उन टॉपिकों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपका ये टेस्ट आपका -7, -7 आपने टेस्ट दिया, आपके 60 क्वेश्चन सही है, तो ये 60 क्वेश्चन आपको आ रहे थे टॉपिक, 40 आपके नहीं आ रहे। ठीक है, तो इन 40 कौन से टॉपिक थे जो आपको नहीं आ रहे, कौन से क्वेश्चन थे, कौन से पर्सन थे, और इन पर्सन कौन से टॉपिक से थे। तो वो टॉपिक आप लिखिए, साथ में लिखिए, पेज लीजिए, कॉपी अलग ही बना लीजिए। उस कॉपी में लिखिए कि ये टॉपिक, ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं आए, तो इन टॉपिकों को पहले रिवाइज कीजिए। अगले टेस्ट की तैयारी बाद में कीजिए, पहले इन टॉपिकों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।